Now we are at the next topic, and that's circular arrangement. Ab instead of arranging things in a row, we are going to arrange the things in a circle. So यहाँ पे if there are n people to be arranged, if there are n people to be arranged, n people या n objects, n people और n objects to be arranged, अगर रो में अरेंज करना है तो अरेंजमेंट्स होंगे इन फैक्टोरियल. मतलब क्या, इफ़ यू आर अरेंजिंग 8 पीपल इन अ रिंग, 8 पीपल इन अ रो, तो आपका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल. वहीं अगर 8 पीपल इन अ सर्कल है, 8 पीपल इन अ सर्कल, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है. सो 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 पीपल इन अ सर्कल. सो ये जो 8 लोग हैं, इनमें से एक को मुझे रेफरेंस के लिए फिक्स करना पड़ेगा. तो मेरा काम होगा सिर्फ 7 लोगों को अरेंज करना. सो इफ़ आई एम given 8 people to arrange in a circle, I'll have to arrange only 7 people technically because one has been already fixed as a reference. So in case of 8 people to be arranged in a circle, मुझे actually arrange करने 7 people because there is one person who's been already fixed as a reference. So 8 people in a circle may be arranged in a 7 factorial ways. N objects in a row are arranged in n factorial ways, and in a circle are arranged in n minus 1 factorial ways. So 8 चीज़ें दी हैं तो करेंगे 7 तरीक़ों से अरेंज. एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सो इफ़ देर आर 6 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, 6 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलती हूँ मैं यहाँ पर, मैं बोलूँगी लोग, बोलूँगी लिविंग बींग्स. 6 लिविंग बींग्स, 6 ह्यूमन बींग्स मुझे अरेंज करने हैं सर्कल में. तो इन a circle they will be arranged in 6 minus 1 factorial ways, यानी कि 5 factorial ways. 5 factorial कैसे करेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that's going to be 120 ways में. I hope this is clear. ये this is just a type of a problem जो अब एक टिपिकल सेट हो, एक पैरामीटर सेट है कि 8 चीज़ें हैं तो 7 तरह फैक्टोरियल होगा, 9 चीज़ें होंगी तो 8 फैक्टोरियल होगा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब दिया है, यहाँ पे पूछा था बॉयज़ यानी कि लिविंग बींग्स. अब यहाँ पे दिया है बीड्स. मैं क्वेश्चन 17 में हूँ. इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ नेकलेस. अगर ह्यूमन बींग्स हो तो क्लॉकवाइज विल बी नॉट सेम एज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर बीड्स हैं तो द क्लॉकवाइज विल बी सेम एज एंटी क्लॉकवाइज. मतलब द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर अरेंज्ड इन क्लॉकवाइज वेज बिल्कुल भी एक जैसे दिखेंगे, कंसिडरिंग दैट एज एंटी क्लॉकवाइज. अब मैं क्या बोल रही हूँ? सो 8 बीड्स मुझे अरेंज करने हैं, मतलब डेड चीज़ें हैं. आप सपोज ये मेरा नेकलेस है, यहाँ पे बीड्स अरेंज किए मैंने. क्या बता रही हूँ देखिए. और क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ना, ये जो चीज़ है फ्लिप भी की जा सकती है. ये तो नेकलेस है, इसी को फ्लिप करके जो क्लॉकवाइज जो है इसे फ्लिप किया तो ये कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ होगा आपका जो क्लब है वो यहाँ होगा, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, स्पेड यहाँ होगा, एंड हार्ट यहाँ होगा. सो लेकिन ये तो नेकलेस है, सिर्फ फ्लिप करके आप इसे उल्टा कर सकते हैं. सो द क्लॉकवाइज विल बी सेम एज एंटी क्लॉकवाइज. सो ये इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ह्यूमन बींग्स की जगह बीड्स दिए हैं, ये एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको मैं. जैसे फॉर एग्जांपल 4 चीज़ें मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ.
यहाँ पे ए अटैच किया, बी अटैच किया, सी किया, डी किया, और इसी को फ्लिप किया अगर, यानी कि इसका मिरर इमेज आएगा ए इधर, सी इधर, बी इधर एंड डी इधर। लेकिन डायग्राम 1 से डायग्राम 2 आने के लिए फिर इसे अरेंज नहीं करना पड़ेगा, आप बस उसे फ्लिप कर सकते हैं, इसे बस घुमा सकते हैं। सिंपली बाय रोटेटिंग इट आपको 1 से 2 मिलेगा, और इसीलिए हमारा काम जो है वो आधा ही होगा। हर बारी वही अरेंजमेंट को आप घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट अरेंजमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है जो ह्यूमन बींग्स के केस में काम करना पड़ रहा था उससे आधा ही काम करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर बीड्स का केस है तो वो आएगा 8 फैक्टोर अदर, तो आएगा 8 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आएगा, मतलब 7 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आ रहा था, ये आएगा अभी 7 माइनस और अदर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। सो इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट n-1 फैक्टर्स होंगे। अगर ह्यूमन बींग्स का अरेंजमेंट होगा, अगर बीड्स का अरेंजमेंट है तो होंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। एज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है, एज नंबर ऑफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, एज नंबर ऑफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम एज number of anti-clockwise arrangements. Therefore, अब आप क्या लिखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रही हूँ। Therefore, 8 beads may be arranged in 8 - 1 फैक्टोरियल तो करना ही था मुझे क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। सो दैट गिव्स मी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 एंड देन 5040 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5040 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आएगा 2520 वेज। सो यहाँ पे करेंगे बीट्स के केस में n-1। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक आखिरी टाइप का प्रॉब्लम है, ये एक टाइप की तरह ही ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो फैक्टोरियल का प्रैक्टिस हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर जिंदा लोगों को अरेंज कर रहे हैं तो n-1 फैक्टोरियल, और अगर बीड्स अरेंज कर रहे हैं तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करना है, बिकॉज द नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स विल बी द सेम। सो इन हाउ मेनी वेज, अब मैं क्वेश्चन 18 में हूँ। नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 18। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन टेक देयर सीट्स इन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। अब देखते हैं, ये मैं नीचे ही करके बताती हूँ। ओके, सो 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को बिठाना है मुझे सर्कल में। सो समझो दिस इंडिकेट्स अ बॉय एंड अ सर्कल इंडिकेट्स अ गर्ल। तो मुझे अरेंजमेंट कैसा चाहिए, नो 2 गर्ल्स शुड सिट साइड बाय साइड। सो ऑब्वियसली बॉयज़ एंड गर्ल्स ने बैठना है ऑल्टरनेट, इनके बीच में बैठेंगी गर्ल्स। अब इसमें भी सबसे पहले मैं बॉयज़ का अरेंजमेंट करने वाली हूँ। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, 5। गिव मी अ मिनट हियर।
ओके, सो देर आर 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स. सो सबसे पहले मैं किसी बॉय को एक को रेफरेंस के लिए बिठा दूंगी. सो बेसिकली 5 बॉयज़ को सर्कल में कैसे अरेंज करेंगे, n-1 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज में. ओके, सो कैसे करेंगे, इफ वन बॉय takes his seat anywhere on the table, मतलब रेफरेंस फिक्स कर दिया, anywhere on the table, the remaining 4 boys may occupy, सपोज मैंने इसे फिक्स कर दिया, may occupy their places in 4 फैक्टोरियल वेज. वही n-1 का लॉजिक है, इन 4 फैक्टोरियल वेज. सो 4 लोगों को 4 कुर्सियों पे बिठा दिया 4 फैक्टोरियल वेज में. 5 लड़कियों को बैठने के लिए अब फिर से रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस एक बार ही फिक्स करेंगे, एक बंदे की पोजीशन एक बार फिक्स कर दी. अब लड़कियों के लिए कितनी पोजीशंस बाकी हैं, दीज आर द गर्ल्स, 1 2 3 4. 5 लड़कियां 5 प्लेसेस अरेंज कैसे करेंगे, 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज में. राइट डाउन, इन बिटवीन दोज बॉयज 5 गर्ल्स may occupy 5 places in 5 फैक्टोरियल वेज, है ना. सो क्या क्या मिल गया मुझे, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया. इसके अलावा अब ये जो मैंने रेफरेंस फिक्स किया था ना, इसे बैठने के लिए ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, इसे बैठने के लिए ऑप्शंस है 10 अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. So that reference can actually occupy, that fixed position can actually be at any place among 10 given places. So अब क्या कर सकते हैं, आखिरी क्या लिखेंगे, again the first boy taking a seat, may occupy, अब यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, may occupy his position in 10 ways. सो वो भी 10 ऑप्शंस रखता है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन सब का होगा मल्टीप्लिकेशन. कैसे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10, जिसमें से 4 फैक्टोरियल है 12, रादर 24. 5 फैक्टोरियल है 120, इंटू करना पड़ेगा 10. जिसके पास कैलकुलेटर है, इम्पॉसिबल उसके लिए कुछ नहीं है. फाइंड द आंसर क्या आएगा, इज इट 28,800 वेज, एंड आई एम एट माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ चीज़ें हम और करने वाले हैं वैसे. अब मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में. ये देखिए, चलिए. द नंबर ऑफ डिफरेंट number of 6 digits can be formed using the given digits. नंबर्स फॉर्म करने हैं 6 डिजिट वाले, और मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं, 3 1 7 0 9 एंड 5. ये ऑप्शंस है मेरे पास. देखिए 6 ऑप्शंस है, विदाउट रिपीटिशन बोला है. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, अगर ये वाली प्लेस पे मैं 0 रख दूँ ना, तो मेरा टेक्निकली नंबर, ये नंबर हो जाएगा सिर्फ 5 डिजिट का नंबर. दिस विल बिकम अ 5 डिजिट नंबर.
मुझे 6 डिजिट नंबर अगर चाहिए तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। सो जब मैं ये डिजिट रखूँगी, जब मैं ये डिजिट अरेंज करने की कोशिश करूँगी तो मुझे ज़ीरो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब रिमेनिंग सिर्फ 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन से? 3, 1, 7, 9 एंड 5। 5 में से कोई भी एक चूज कर सकती हूँ मैं। सो दिस कैन बी डन इन 5 वेज। ऑलराइट, सो ये चूज हो गया। इनटू क्या करना पड़ेगा? अब सपोज यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, तो यहाँ पे अब बचे हुए 5 डिजिट्स में से, बाकी के इन प्लेसेस में से कहीं भी मैं ज़ीरो लिखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई कैन अगेन इंक्लूड। जब मैंने ये 9 चूज कर लिया है तो 9 तो ख़त्म हो गया, बट नाउ अगेन हैव हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल? 3, 1, 7, 0 एंड 5। अब बाकी के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्योंकि आप ज़ीरो इंक्लूड कर सकते हैं। फिर से अब 5 ऑप्शंस हैं, 5 प्लेसेस हैं। इन हाउ मेनी वेज डू आई डू दैट? 5 इंटू 5p5 वेज। 5p5 का आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसे लिखेंगे कैसे? देखते हैं लिखेंगे कैसे। ये लैक्स प्लेस है, कैसे? दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, this is thousands place, this is 10,000s place, and this is lakhs place. So write down the leftmost position cannot be occupied by 0, cannot be occupied by 0. Therefore, while filling this position, we have only 5 options available, and it can be done in 5 ways. और क्या कर सकते हैं? Remaining 5 positions may be occupied using 5 digits including 0. अब 0 चलेगा, including 0, which can be done in how many ways? 5p ways हैं। 5 पोजिशंस हैं, 5 लेटर्स हैं। सो ये 5 वेज इंटू क्या करना पड़ेगा? 5p5 वेज करना पड़ेगा। Therefore, total number of ways is equal to 5p5 into 5. So 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल, इंटू 5 करेंगे। 5 फैक्टोरियल इज 120, सो 120 इंटू 5 हो जाएगा 600 वेज। मैं इसके साथ थोड़े और मैनिपुलेशंस करने वाली हूँ, हम और सीखेंगे इसे और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सपोज मुझे 317095 को यूज़ करके 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 4 ही डिजिट चाहिए। तो फिर से ये वाली पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता है। सो ये चूज करते वक्त फिर से 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आया समझ में? क्योंकि 0 नहीं होगा। अब बाकी की जो 3 चीज़ें बचेंगी उसके लिए फिर 0 हो सकता है। ये मैं विदाउट रिपीटेशन की बात कर रही हूँ। तो फिर से सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3, तो 3 चला गया। अब इन 5 में से कोई भी 3 अरेंज हो सकते हैं। सो टोटल है मेरे पास 5, पोजीशन फिल करनी है 3। सो अब आएगा 5 इंटू
5p3। सपोज मुझे फॉर्म करने हैं 5 डिजिट्स नंबर, सो 317095 को यूज़ करके मुझे करने हैं 5 डिजिट के नंबर्स। सो फिर से ये पोजीशन ऑक्यूपाई करते वक्त 5 ही ऑप्शंस हैं क्योंकि मुझे 0 नहीं चलेगा। इनटू सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब इनटू सो 1 हो गया। 37095 में से कोई भी एक चलेगा। सो अगेन 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल, पोजीशंस फिल करनी है 4, तो आंसर आएगा 5 × 5p4। ये भी है विदाउट रिपीटिशन का केस। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है। रिपीटिशन अलाउड है तो ये कंडीशन सेम ही रहेगा कि यहाँ पे 5 ही वेज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख दिया तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। रिपीटिशन अलाउड है ना, सो अब फिर से 6 के 6 नंबर्स में से 6 के 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट चल जाएगा। सो फिर से हियर वी हैव 6 वेज अवेलेबल, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6⁴ भी। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। इन 4 के केस में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो हम कैसे लिखते हैं? रिपीटिशन अलाउड के केस में हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे तो 5 वेज हैं, ये देखिए, इनटू फिर से हर केस में कितने वेज आएंगे? 6 × 6 × 6 × 6, क्योंकि ऑल द डिजिट्स आर अलाउड टू बी repeated. So it's very very easy. Keep watching the lectures guys, keep practicing a lot. ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपने खुद से एक बार 2 बार सॉल्व किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद हम मॉड्यूल के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, 1-2 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में चले जाइए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में हूँ एक्चुअली, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपके सामने मॉड्यूल लेके बैठे। इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड? तो ये एक पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस बट एंड विथ वाई? तो 3 अलग क्वेश्चंस हैं, हम एक एक साथ में सॉल्व करते हैं। ये दिया है संडे, सो कैसे अरेंज करेंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड संडे विच कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। आई एम गोइंग टू री रिकॉर्ड दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज फोन मैंने काफ़ी ऊपर पकड़ लिया था, सो बीच में we'll have to cut this. I'm reading again. Now we are solving the first question. In how many ways can the letters of Sunday be arranged? Letters of the word Sunday be arranged. So 6 चीज़ें हैं, 6 लेटर्स हैं, 6 प्लेसेस पे अरेंज करने हैं। सो आंसर ऑब्वियसली उसका आएगा 6p6. So 6 things can be arranged among themselves in 6 factorial ways. ये तो आसान है। दूसरा दिया है how many of them do not begin with S? Do not begin with S. So I don't want S. मतलब क्या है? S यहाँ नहीं होना चाहिए, बाकी का कुछ भी चलेगा। अब ऑब्वियसली S नहीं चाहिए तो ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल है जब मैं इसे इंक्लूड करूँगी, करेक्ट। अब मुझे D सपोज मैंने लिख दिया, D हो गया। D लिखने के बाद अब जब मैं ये पोजीशन फिक्स करूँगी तो फिर से S इंक्लूड हो सकता है। सो जब मैं ये पोजीशन फिक्स करूँगी तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? D यूटिलाइज हो गया तो D चला गया। S, U, N, A एंड Y। सो नाउ आई हैव 5 ऑप्शंस अवेलेबल। जब ये चूज करूँगी तो 4 अवेलेबल होंगे, क्यों? और एक डिजिट हर बार कम होता जाएगा। ऑलराइट, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी भी बोला है। हर बारी मेरा एक एक चॉइस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आई बात समझ में आपके? ऑलराइट, ये तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि
द फर्स्ट पोजिशन में बी ऑक्युपाइड किंवा द फर्स्ट पोजिशन may be occupied in 5 ways. फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग एस, फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सक्लूडिंग एस, फिर लिख सकते हैं रिमेनिंग 5 पोजीशंस, रिमेनिंग 5 पोजीशंस may be occupied by 5 letters. अब फिर से 5 एस इंक्लूड हो सकता है, सो 5 लेटर्स अवेलेबल हैं बाय 5 लेटर्स इन 5p5 ways. Therefore total number of ways क्या आ जाएगा, ये हो गए 5 ways इंटू ये करना पड़ेगा, सो 5 इंटू 5p5 यानी कि 5 इंटू क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, सो उसका आंसर आएगा 600 वेज में. सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. अब मैं जा रही हूँ उसी में 3 भी है कि how many of them do not begin with S but end with Y. So अब मुझे S नहीं चाहिए पहले पोजीशन पर, तो ऑब्वियसली दिस कैन बी, एक मिनट बट एंड विथ Y और यहाँ का Y का पोजीशन फिक्स्ड है, तो संडे को जब मैं फिल करूँगी ना, अब ध्यान दीजिए, द फर्स्ट पोजीशन फिल करते वक्त अब एस भी अवेलेबल नहीं है और वाई भी अवेलेबल नहीं है. सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल व्हेन आई एम फिलिंग द फर्स्ट पोजीशन? 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्योंकि एस भी नहीं चलेगा और वाई भी नहीं चलेगा. सो फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या क्या अवेलेबल है, देखिए संडे अवेलेबल है, उसमें से वाई और एस दोनों नहीं है क्योंकि वाई का पोजीशन फिक्स्ड है. सो 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. सेकेंड पोजीशन में क्या अवेलेबल है, देखिए सपोज मैंने फर्स्ट पोजीशन में यू फिल कर दिया, सेकेंड पोजीशन में फिर से एस इंक्लूड हो सकता है, सो एस हो गया एन डी एंड ए. सो सेकेंड में फिर से 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. थर्ड में सपोज मैंने एस चूज कर लिया सेकेंड पोजीशन पे, सो थर्ड पोजीशन जब मैं चली जाऊंगी तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल, एन डी एंड ए, 3 अवेलेबल हो गए. अब कितने बचेंगे, सपोज एन चूज कर लिया, फिर अब डी बचेगा, डी और ए बचेंगे, सो 2 बचे हैं. सो ये हो गया फोर्थ पोजीशन का सिचुएशन. और अब फिफ्थ पोजीशन का सिचुएशन, फिफ्थ पोजीशन में क्या बचेगा, सपोज ए यूज कर लिया आपने, अब ऑब्वियसली एक बचा है इंटू 1, और यहाँ पे तो वाई फिक्स्ड है, ये आपका काम नहीं है, सो वो आपने करना ही नहीं है. सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to 4 into 4 into 3 into 2 into 1. That gives me 96 ways. I hope this is understood. आप बाकी के सल्यूशन के रेफरेंस के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, मॉड्यूल में भी है ये प्रॉब्लम, सो इट्स रियली नॉट डिफ़िकल्ट. I think that's the topic of permutations, guys. I hope you've understood this very well. And इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी combinations, but for that I'll be recording next video. So thank you so much for now.